आते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा जो उत्तरी अमेरिका है, अमेरिका जो है यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, ये एक सेपरेट देश है, ठीक है। लेकिन उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका ये दोनों ही अलग अलग महादेश है। ज्यादातर बच्चों को ये पता नहीं होता है कि जो उत्तरी अमेरिका है और दक्षिणी अमेरिका है दोनों ही अलग अलग महादेश है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यूरोप। यानी कि इटली और जर्मनी किस महादेश में है? यूरोप में है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका ईडू फाइबर में। आज आपके बीच बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। इतिहास का जो आपका पहला चैप्टर है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उस चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बीच लेके आया हूँ कि प्रथम फेज में एग्जाम होंगे, जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं इस चैप्टर का करवाऊंगा, जिससे आपके एग्जाम में हूबहू सेम क्वेश्चन इसी तरह के पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप देख सकते हो कि इस चैप्टर का जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि यही है कि जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, तो हम लोग जब यूरोप के बारे पढ़ते हैं तो यूरोप में कितने देश है, क्या क्या देश है, उनके नाम जानते हैं। यूरोप एक क्या है? एक कॉन्टिनेंट है, एक महादेश है, ठीक है। तो उस महादेश में कितने देश रहते हैं, उन देशों का नाम क्या क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। जो पहला क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड है। पहला क्वेश्चन क्या रहा कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जो इटली देश है और जो जर्मनी देश है ना, ये टोटल जितने भी महादेश हैं उनमें से किस महादेश से आते हैं। तो हम लोग जानते हैं जैसे उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी पश्चिम एशिया। तो आपको यहाँ पे जानना है कि ये सारे जितने भी मैंने ऑप्शंस दिखाए हैं ये सारे ऑप्शन जो है महादेश के हैं। तो आपको जानना है कि यूरोप और जर्मनी जो है, यूरोप जो है किस, यूरोप में कौन कौन सा देश है। तो इसका जो राइट आंसर है जैसे ऑप्शन नंबर सी यूरोप, तो यूरोप में इटली और जर्मनी, फ्रांस, ये सारे देश जो है यूरोप से आते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा जो उत्तरी अमेरिका है, अमेरिका जो है यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, ये एक सेपरेट देश है, ठीक है। लेकिन उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका ये दोनों ही अलग अलग महादेश है। ज्यादातर बच्चों को ये पता नहीं होता है कि जो उत्तरी अमेरिका है और दक्षिणी अमेरिका है दोनों ही अलग अलग महादेश है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी यूरोप। यानी कि इटली और जर्मनी किस महादेश में है? यूरोप में है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। यानी कि फ्रांस में जो है ना किसके शासन को वियना संधि के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए हैब्सबर्ग, ऑप्शन बी आर्लिया वंश, ऑप्शन सी बुर्बो वंश, ऑप्शन डी जारशाही। तो इसका जो राइट आंसर है ये है आपका बुर्बो वंश, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या कर रहा है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध, यानी कि इटली और जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था तो उसके खिलाफ कौन थे, कौन सा देश था। ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी पर्सा। तो इसका जो राइट आंसर है जो इटली और जर्मनी के एकीकरण के बीच में खड़ा था वो था ऑस्ट्रेलिया। यानी कि ऑस्ट्रेलिया जो है ना इन दोनों के एकीकरण के बीच में खड़ा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। देखिए ये जो जर्मन राइन राज्य है ना, ये जो निर्माण किया गया था ये किया नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा। यानी कि जो नेपोलियन था, नेपोलियन ने ही राइन राज्य का जो है निर्माण करवाया था, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था। यानी कि रक्त और लोह, यानी कि हम लोग बोलते हैं ना कि लोहा, ठीक है, बदले की भावना। तो ये जो नीति अपनाया था ना ये किसने अपनाया था पूरे यूरोप में। जो प्रथम विश्व युद्ध इसी के कारण भी हुआ था, उसका नाम है ऑप्शन नंबर सी बिस्मार्क। बिस्मार्क के कारण कहा जाता है कि बिस्मार्क के कारण ही जो प्रथम विश्व युद्ध की स्थितियां उत्पन्न हुई थी बाल्कन प्रदेश में, वो बिस्मार्क के कारण ही हुआ था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी बिस्मार्क, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 वो क्या रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। यानी फ्रैंकफर्ट क्या है, एक संसद है, कहाँ पे,
यूरोप फ्रांस में जो संसद था उसका नाम था फ्रैंकफर्ट। ठीक है, तो इसकी संधि कब हुई थी? ऑप्शन नंबर डी 1871 ईस्वी में इसकी जो संधि हुई थी वो हुई थी 1861 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि सेडान सेडन का युद्ध किन के बीच हुआ था, यानी कि जो सेडन का युद्ध हुआ था ना वो किन दो देशों के बीच हुआ था? ऑप्शन ए प्रसा और ब्रिटेन, ऑप्शन बी ब्रिटेन और फ्रांस, ऑप्शन सी फ्रांस और प्रसा, और ऑप्शन डी प्रसा और रूस। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस और प्रसा के बीच में सेडान का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 क्या रहा है कि पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था, यानी कि जो पोलैंड में विद्रोह हुआ था ना तो उस विद्रोह को किस देश ने कुचल दिया था? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका रूस। रूस जो है पोलैंड के जो विद्रोह हुआ था उसको पूरी तरह से कुचल दिया था रूस ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? देखिए पूरे यूरोप में अगर कोई संस्कृति के रूप में सबसे ज्यादा धनी था तो वो देश था यूनान। कौन सा देश? यूनान। यूनान जो है पूरे यूरोप में, ठीक है, सांस्कृतिक और साहित्यिक और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में आगे था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यूनान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, युवा इटली संस्था का विकास किसने किया था? देखिए युवा यंग इटली और यंग यूरोप का स्थापना, ये जो दो संस्था बनी थी ये दोनों ही किसके द्वारा बना था? ये बना था आपका मेजिली के द्वारा। किसके द्वारा? मेजिली के द्वारा। ठीक है, मेजिली इसीलिए यंग इटली और यंग यूरोप का स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 11 क्या रहा है कि बिस्मार्क निम्न में से क्या था? देखिए बिस्मार्क जो है ना पूरे यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध की भूमिका में सबसे ज्यादा इन्हीं का योगदान था। अभी मैंने बताया, तो ये क्या थे? एक कवि थे, नाटककार थे, संगीतज्ञ थे, कूटनीतिक थे। जाहिर सी बात है जो इंसान युद्ध लड़ाता है तो वो क्या होगा? क्या होगा? कूटनीतिक ही होगा। क्या होगा? कूटनीतिक ही होगा, क्योंकि जो इंसान किसी और देश को या किसी दूसरे इंसान को जब वो लड़वाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? उसके पास बहुत दिमाग है, वो कूटनीतिज्ञ है। ठीक है, उसके पास बुद्धि है। ठीक है, तो इस टाइप का इंसान कौन था? बिस्मार्क था। बिस्मार्क ने बाल्कन प्रदेश में पूरा जाके वहां की स्थिति को पूरा बदल दिया था। इस कारण से प्रथम विश्व युद्ध भी हो गया था। क्वेश्चन नंबर 12, सार्डिनिया पीडमोन का शासक कौन था? सार्डिनिया पीडमोन का शासक कौन था? ऑप्शन ए नेपोलियन थर्ड, ऑप्शन बी काउंट काबूर, ऑप्शन सी विक्टर इमेनुअल और ऑप्शन डी विलियम प्रथम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी विक्टर इमेनुअल। जो इमेनुअल है इसीलिए सार्डिनिया पीडमोन का यही था शासक। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है कि हंगरी की भाषा क्या थी? यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है इतावली, मेगियार, पोलिश, फ्रेंच। फ्रेंच कहाँ पे बोली जाती है? फ्रेंच तो फ्रांस में बोली जाती है। ठीक है, तो जो हंगरी थी ना इसकी जो भाषा थी वो था मेगियार। क्या था? मेगियार भाषा, यानी हंगरी में मेगियार भाषा बोला जाता था। क्वेश्चन नंबर 14, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? यानी कि यूनान में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें कौन हारा था? ठीक है, ऑप्शन ए रूस की, तुर्की की, यूनान की, फ्रांस की। तो यूनान के जो स्वतंत्रता संग्राम थे ना इसमें जो सबसे बुरी तरह से हारा था वो था तुर्की। कौन हारा था? तुर्की। इसका राइट आंसर होगा आपका बी, तुर्की हारा था। क्वेश्चन नंबर 15 क्या रहा है कि मारियान किस देश का राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? देखिए जो मारियान थी ना, मारियान और एक थी जर्मनिया। ठीक है, ये जो पहले चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं तो मारियान क्या होती है ना, एक प्रकार की नारी रूपक है। किस क्या है? नारी रूपक है। जैसे भारत में हम लोग बोलते हैं भारत माता, वास्तव में ऐसा कोई भी महिला नहीं है। ठीक है, लेकिन इसको नारी रूपक के रूप में बनाया गया है ताकि लोगों में क्या हो, राष्ट्रवाद का जो संचार है ना, जो ऊर्जा है उसका संचार हो सके। तो इसी तरह का फ्रांस में भी एक नारी रूपक बनाया गया था जिसका नाम था मारियान। इसके द्वारा क्या होता था कि जितने भी फ्रांस के लोग थे उनमें एक राष्ट्रवाद की जो ऊर्जा है ना वो क्या होती थी? संचारण होती थी, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होती थी। ठीक है, तो जो मारियान थी वो कहाँ की थी? फ्रांस की थी। ठीक है, और एक थी जर्मनिया। जर्मनिया कहाँ की थी? जर्मन की थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 16,
16 कह रहा है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। अभी मैंने बताया कि यूरोप में सबसे साहित्य विज्ञान कला के रूप में सबसे धनी देश अगर कोई था वो था यूनान। ठीक है, तो यूनान क्षेत्र यानी कि यूनान जो है पूरे रूप से इसको यूरोप का क्या बोला जाता है, सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा कला संस्कृत ये सारे चीज यहाँ पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 17, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां किस राजवंश का शासक था। देखिए, जब आप 1789 के क्रांति पढ़ते हो तो स्टार्टिंग में ही पढ़ते हो कि जो उस समय शासक था वो किसका था, बुर्बो राजवंश का था। किसका था, बुर्बो राजवंश का था। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी है बुर्बो, ये राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। देखिए, नेपोलियन संहिता जो लागू की गई थी वो किया गया था 1804 में। इस संहिता में क्या था, जो मापतोल की विधि थी, ठीक है, जो विशेषाधिकार था, उन सारे अधिकारों को खत्म कर दिया था नेपोलियन ने। ठीक है, तो इसको कब लागू किया गया था, 1804 में किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, 19 कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए। देखिए, जर्मनी का एकीकरण करने के लिए यानी कि जर्मनी जो अलग अलग प्रांतों में बटा हुआ था उन सारे प्रांतों को एकीकृत करने के लिए बिस्मार्क में कितने युद्ध लड़े थे। ठीक है, कितने युद्ध लड़े थे, 1 2 3 4। तो इसका राइट आंसर है आपका सी, 3 युद्ध। कितने युद्ध लड़े थे बिस्मार्क ने, 3 युद्ध लड़ा था पूरे जर्मनी का एकीकरण करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, 20 कह रहा कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। यानी कि जो वियना संधि हुई थी ना, उस संधि में कौन से देश इनमें से शामिल नहीं था। ब्रिटेन ये तो शामिल था, रूस ये भी शामिल था, फ्रांस ये भी शामिल था, यानी कि जर्मनी जो है ऑप्शन नंबर डी ये शामिल नहीं था वियना संधि में। ठीक है, जर्मनी की तो हार हुई थी। ठीक है, तो इसलिए जर्मनी उस संधि में शामिल नहीं था, क्योंकि सारा हरजाना किसको, जो प्रथम विश्व युद्ध हो जाता है उसके बाद जितने भी हरजाना भरना पड़ता है, किसको भरना पड़ता है, जर्मनी को। और जर्मनी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं इन सारे क्षेत्रों पे कौन अधिकार जमा लेता है, रूस जमाता है, फ्रांस जमाता है, ब्रिटेन जमाता है। यानी कि जर्मनी के जैसे कोयला वाला क्षेत्र, पेट्रोल डीजल, जितने भी संसाधन महत्वपूर्ण चीजें जहाँ पे पाई जाती है उन सारे क्षेत्रों को इन देशों ने क्या कर लिया था, अपने कब्जे में ले लिया था। क्योंकि जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध में बुरी तरह से हारा था और हारने का जुर्माना तो भरना ही पड़ता है। तो इसीलिए जर्मनी जो है इस वियना जो कांग्रेस राष्ट्र में हुई थी इसमें सम्मिलित नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 21, 21 क्या कह रहा है कि यंग इटली के संस्थापक कौन थे। देखिए, अभी मैंने बताया यंग इटली के संस्थापक कौन है। ठीक है, यंग इटली और यंग यूरोप का संस्थापक दोनों ही कौन है, मेजिनी है। कौन है, मेजिनी है। मेजिनी, कहीं कहीं पे मैथसिनी भी लिखा हो रहता है, लेकिन ये इसका रियल नाम मेजिनी दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का जो मरीज है वो किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए रूस को, ऑप्शन बी जर्मनी को, ऑप्शन सी तुर्की को, ऑप्शन डी यूनान को। देखिए, यूनान को तो नहीं कहा जाता है, तो रूस का जो मरीज कहा जाता है वो कहा जाता है तुर्की को। किसे कहा जाता है, तुर्की को कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, 23 क्या कर रहा है कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की। देखिए, स्टार्टिंग के क्वेश्चन में ही बताया गया कि जो राइन राज्य थी इसकी स्थापना किसने किया था, नेपोलियन ने किया था। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की। तो वो जो संघ था वो था राइन संघ। क्या संघ, राइन संघ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, यंग यूरोप का स्थापना किसने किया। देखिए, ये क्वेश्चन दो बार आया कि यंग यूरोप का स्थापना किसने किया। यंग यूरोप और यंग इटली का स्थापना मेजिनी ने किया था। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, 25 क्या करा कि मेटरनिक कौन था। देखिए, मेटरनिक कौन था, मेटरनिक कौन था, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, प्रसा का चांसलर था, फ्रांस का सम्राट था, रूस का चांसलर था। ठीक है, तो मेटरनिक जो है ना ये क्या था, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। ठीक है, मेटरनिक ने एक कथन भी कहा था, वो कथन है कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी देशों को भी क्या होता है, सर्दी जुकाम होता है। मतलब क्या है कि जब फ्रांस में कोई भी हलचल होता है, वहां पे कोई भी किसी भी चीज की मांग होती है ना, तो पूरे यूरोप में वो हलचल होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मेटरनिक ने ये कथन भी कहा था। वो कथन भी कहीं कहीं पे
पूछा जा सकता है, ठीक है। लेकिन याद रखिए क्वेश्चन नंबर 26, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ, यानी 1830 में जो क्रांति हुई थी उसके बाद फ्रांस में कौन सा शासन लागू हो गया। निरंकुश राजतंत्र, संघीय शासन व्यवस्था, गणराज्य और संवैधानिक तंत्र, ये तीनों ही नहीं हुआ था, ठीक है। उसके बाद भी क्या हुआ था, निरंकुश राजतंत्र का ही स्थापना हुआ था। जो फ्रांस है ना, फ्रांस बहुत ज्यादा लंबी लड़ाई लड़ता है किसके लिए, संवैधानिक राजतंत्र बाद में होता है, ठीक है। निरंकुश राजतंत्र होता है, उसके बाद संवैधानिक राजतंत्र, यानी राजा जो है वहां पे काम एक संविधान के द्वारा करता है, कब, जब जनता विद्रोह कर देती है उसके बाद, ठीक है। यानी फ्रैंकफर्ट संसद के बाद वहां पे संवैधानिक राजतंत्र का भी स्थापना होता है, ठीक है। लेकिन जो 1830 की क्रांति हुई थी उसमें निरंकुश राजतंत्र का स्थापना हुआ था, उसके बाद संवैधानिक राजतंत्र का, और बाद में लोगों ने क्या किया कि पूरी तरह से गणराज्य का मांग कर दिया। गणराज्य का मतलब कि अब फ्रांस में जो शासन होगा वो जनता का होगा, यानी जनता ही शासक को चुनेगा और वही शासक पूरे देश को चलाएगा, ठीक है। तो ये कब होता है, लास्ट में मांग होता है जब संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो जाती है उसके बाद में, ठीक है। पहले किसका होता है, निरंकुश राजतंत्र, फिर संवैधानिक राजतंत्र, फिर होता है पूर्ण गणराज्य की मांग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ये क्या कर रहा है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, यानी कि यहाँ पे 4 युद्ध दिया गया है, तो किसके युद्ध के बाद हुआ था, क्रीमिया का युद्ध, सेडाओ का युद्ध, रसा डेनमार्क युद्ध और सेडान का युद्ध। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, सेडान के युद्ध के बाद ही जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है, यानी कि राष्ट्रवाद का जो भावना हुआ था ना, यानी लोगों के प्रति राष्ट्रवाद की भावना कब उत्पन्न हुई थी, तो ये जो आपका है ऑप्शन नंबर है पुनर्जागरण, यानी कि इतिहास में बोला जाता है कि पुनर्जागरण की घटनाओं के बाद ही राष्ट्रवाद की अवधारणा जो है जन्म लेता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है कि किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, यानी कि कौन से संधि के द्वारा जर्मनी का जो एकीकरण है वो पूरा हुआ था। डेनमार्क की संधि, गैस्टिन की संधि, प्राग की संधि और फ्रैंकफर्ट की संधि। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, फ्रैंकफर्ट की संधि के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण का पूरा हो गया था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था, यानी कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था, तो इसका भी राइट आंसर होगा यही सेडान का युद्ध। सेडान के युद्ध ने ही उन दोनों एकीकरण को पूरा कर दिया। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 1 था, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस चैप्टर से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और हर एक बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे, ठीक है। मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको करवाया आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ ले, रिवीजन कर ले, एग्जाम में सेम इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। एकदम आपको बिल्कुल भी घबराहट नहीं करना है, आराम से जाना है, बैठ के सारे क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर ऑप्शंस को पढ़ना है। ऑप्शंस को पढ़ने के बाद आपको राइट आंसर पे क्या करना है, टिक करना है, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ मैं आपको इतिहास के सारे चैप्टरों को, सारे जितने भी लेसन हैं उनके सारे चैप्टरों का लेसन के क्वेश्चन लेके आऊंगा। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।